स्टूडेंट रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री आपका नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है इसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो कार्बनिक रसायन में कार्बन और उसके जो कंपाउंड होते हैं ना, उनकी स्टडी की जाती है। इसी को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। और कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें कैटिनेशन का गुण पाया जाता है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है श्रृंखला बनाने का गुण, चैन बनाने का गुण, एक श्रृंखला बनाने का गुण कार्बन के अंदर होता है। इस कारण ये यौगिकों की मतलब कि कार्बन के यौगिकों की जो संख्या है वर्तमान में सबसे अधिक है, क्योंकि कार्बन एक ऐसा यौगिक है जो श्रृंखला बनाने में माहिर है। सबसे ज्यादा श्रृंखला कंपाउंड ये बनाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसे वैसा यौगिक जिसमें कार्बन तत्व मौजूद हो उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो जिसमें भी कार्बन मौजूद होता है उसे कार्बन यौगिक कहा जाता है। जैसे मीथेन CH4, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसमें आप देखेंगे कार्बन है, जो क्या कार्बन का यौगिक है कि नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे इसे। इसको आप देखिए C2H6, इसमें कार्बन है कि नहीं, तो है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें भी कार्बन तत्व मौजूद है। इसमें कार्बन तत्व मौजूद है कि नहीं, में भी कार्बन एलिमेंट मौजूद है, ये भी कार्बनिक यौगिक हो गया। इस प्रकार जिसमें भी कार्बन मौजूद होगा ना, वो कार्बनिक यौगिक होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो हम आगे देखते हैं। तो शुरू से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैव शक्ति का सिद्धांत, तो वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी क्या है? तो यह सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो बर्जीलियस ने दिया था। इनके अनुसार जो कार्बन के यौगिक है ना, ये सिर्फ प्रकृति में ही पाए जाते हैं, यानी कि नेचर में ही पाए जाते हैं। इसके यौगिकों को मानव के द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता। आज हमें पता है जो कार्बन के यौगिक है मानव तैयार कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया, सिद्धांत दिया कि जो कार्बन के यौगिक है ना, ये सिर्फ प्रकृति में ही पाए जाते हैं और मानव के द्वारा ये तैयार नहीं किया जा सकता। तो इसका मानना था जो यूरिया है, यूरिया की प्राप्ति सिर्फ मलमूत्र से हो सकती है। जो फॉर्मिक एसिड है, इसकी प्राप्ति सिर्फ बिच्छू, लाल चींटियां एवं मधुमक्खियों में पाया जाता है। जो मीथेन है, इसकी प्राप्ति पान के दलदली गैसों, दलदली क्षेत्रों में हो सकती है। यानी कि केवल नेचर से ही हमें कार्बन के यौगिक प्राप्त हो सकते हैं। यूरिया हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, मीथेन हो गया, ये कार्बन के यौगिक हैं। और इसका कहना था, बर्जीलियस का कहना था कि जो कार्बन के यौगिक है ना, ये सिर्फ प्रकृति में ही पाए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? और इसका कहना था कि मानव के द्वारा ये तैयार नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जो बर्जीलियस है, इसके शिष्य पैट्रिक बोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिया। तो बोहलर के गुरु बर्जीलियस का कहना था कि जो कार्बन के यौगिक हैं केवल नेचर से ही प्राप्त हो सकते हैं, मानव नहीं तैयार कर सकता। लेकिन उसके चेले ने यानी कि बोहलर ने क्या किया? अमोनियम साइनाइड को गर्म किया और यूरिया बना दिया। उसके बाद अपने गुरुजी के पास गया, आप तो कहते थे कि तैयार नहीं हो सकता, मैंने तो तैयार कर दिया। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि कार्बन के कंपाउंड को मानव भी बना सकता है। आप देख रहे हैं ये क्या है? ये अमोनियम साइनाइड है। ये जो साइन होता है इसका मतलब हीट दी गई, हीट देने के बाद यूरिया बन गया। इसको तैयार किया जाता है, यानी कि मानव तैयार कर सकता है। कार्बन केवल नेचर से ही, कार्बन के जो कंपाउंड है केवल नेचर से ही नहीं, मानव भी इसे तैयार कर सकता है। ये किसने बताया? ये पैट्रिक बोहलर ने बताया। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कृत्रिम कार्बनिक यौगिक है कौन सा है? एक कंपाउंड यूरिया है। तो अभी हमने देखा कि यूरिया तैयार किया गया। और कार्बन को सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल तत्व कहा जाता है। लगभग हर जगह कार्बन पाया जाता है और उसमें यौगिकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, अत्यधिक होती है, क्योंकि कार्बन में यौगिक बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा है। और उसमें इसके यौगिकों को समावयवता यानी कि आइसोमरिज्म प्रदर्शित करते हैं। जिसके यौगिक होते हैं वो समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सा गुण है? समावयवता यानी कि आइसोमरिज्म। मैं आपको बताता हूँ समावयवता यानी आइसोमर होते क्या है। देखिए, वैसा कार्बनिक यौगिक इसका आणविक सूत्र यानी कि फॉर्मूला जो है केमिकल, वो तो सेम हो, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, वे एक दूसरे समावयवी यानी कि आइसोमरिक कहलाते हैं। और यह घटना समावयवता यानी कि आइसोमर्स कहलाती है। तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कह दिया मैंने, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, जो ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन के दो समावयवी होते हैं, एक है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। तो आप देखेंगे कि जो ब्यूटेन का फॉर्मूला है वो क्या है? C4H10। जो केमिकल फॉर्मूला क्या है ब्यूटेन का? C4H10। और जो आइसोब्यूटेन है ना, इसका केमिकल फॉर्मूला है C4H10। दोनों का फॉर्मूला आप देखेंगे सेम है, C4H10 ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे आप तो कहेंगे कि सेम चीज है। तो आणविक सूत्र समान है, लेकिन जो इसकी संरचना आप देखेंगे ना, इसकी संरचना है ब्यूटेन की और ये संरचना है आइसोब्यूटेन की। तो संरचना आप देखेंगे भिन्न भिन्न है। 4 कार्बन है ब्यूटेन में ही, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार की संरचना बनी है ब्यूटेन की। जो आइसोब्यूटेन है इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 और एक नीचे आ गया 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। यानी कि आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न है। ये जो संरचना है ये मैंने आपको रासायनिक संरचना वाली वीडियो में बताया होगा कि संरचनाएं कैसे बनती हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी देख लेना, क्योंकि हम क्रम से बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर मैं आपको संरचना बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर देखिए, जो ब्यूटेन है इसके दोनों, जो न्यूट्रल ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, फॉर्मूला सेम है, ये संरचना भिन्न भिन्न है। इसी को क्या कहेंगे? समावयवता कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए आइसोमर या समावयवता क्या होती है, तो जिसका सूत्र समान हो, आणविक सूत्र समान हो, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, अलग हो, उसी को समावयवता कहा जाएगा। तो एग्जांपल पूछ ली जाए तो ब्यूटेन की एग्जांपल आते हैं कि ब्यूटेन के दो समावयव होते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला है C4H10, लेकिन इसकी संरचना अलग अलग होती है। अब आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रो प्लस कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वैसे भी आप देख रहे हैं कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन है, तो इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसमें आपको तीन देखने को मिलेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन संरचनाएं देखने को मिलेंगी। आगे हम
एग्जाम में भी यहीं से पूछा जाता है। जो एल्केन की संरचना होती है इसमें आप देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, माइनस का साइन आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। जो एल्कीन है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, दो बार देख रहे हैं ना ऐसे। और जो एल्काइन होता है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल होता है, एल्काइन में ट्रिपल होता है। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया, एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है कार्बन और कार्बन के बीच में। याद रखिएगा, कार्बन के बीच में। आगे आप देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, सैचुरेटेड कहते हैं, एक होता है असंतृप्त। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, उसी में होता है एल्केन। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा, संतृप्त। आगे हम पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और जो एल्कीन है और एल्काइन है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, हम आगे देखेंगे। पहले डायग्राम देख लीजिए कि जो हाइड्रोकार्बन होता है इसमें संतृप्त होता है और असंतृप्त, दो प्रकार के होते हैं। संतृप्त में आता है एल्केन और असंतृप्त में आता है एल्कीन और एल्काइन। जो एल्केन का फॉर्मूला होता है ना, इसमें कार्बन होता है, उसका जितना कार्बन होता है ना उसका हाइड्रोजन दुगने से दो ज्यादा होता है, CnH2n+2। आगे मैं आपको और समझाऊंगा इसके बारे में, अभी बस इतना आप देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, जितना कार्बन होता है हाइड्रोजन उससे दुगना। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके दुगने से दो कम होगा। आगे मैं इसको बताऊंगा मैं आपको, और पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, इसके कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य होंगे वो क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है, तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो परमाणु है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। एल्कीन और एल्काइन इन दोनों श्रेणी के जो भी सदस्य होंगे वो असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। आगे देखते हैं, पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो कि ट्रिक है, आपको समझने में आसानी होगी, आपको बुक में नहीं मिलेगी। तो अगर कोई भी कंपाउंड हो, आगे हम पढ़ेंगे इसके नाम, तो नाम आपको याद रखने मुश्किल होते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे कि नाम की शुरुआत कैसे होगी, आखिर कैसे होगी, मैं आपको बताऊंगा। कि अगर एक कार्बन होगा तो उसके आगे आएगा मिथ, दो कार्बन होंगे तो एथ से शुरू होगा, तीन कार्बन होंगे तो प्रोप से शुरू होगा, चार कार्बन होंगे तो ब्यूट से शुरू होगा, पांच कार्बन होंगे तो पेंट से शुरू होगा। याद रखिएगा, एक कार्बन मिथ होगा, दो एथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट और पांच पेंट। अब आप कहेंगे ये क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में, ये तीनों पढ़ रहे हैं ना। तो एल्केन में देखिए, एल्केन का हमने केमिकल फॉर्मूला देखा, ये होता है। तो मान लीजिए एक कार्बन है, इसमें एल्केन में कैसे होगा कि कार्बन एक है तो Cn मतलब एक कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन कितना होगा, तो देखिए 2n+2 है, n का मतलब है एक, हमने देखा है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, प्लस 2 कितना हो गया 4, C1H4 होगा, जिसे हम 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, CH4 कह सकते हैं। अब दूसरे पे आइए कि यहाँ पर एक कार्बन है, अगर दो कार्बन हो तो कार्बन तो सीधा दो हो गया। हाइड्रोजन कितने होंगे, तो हाइड्रोजन का है जितने कार्बन है उसका दोगुना प्लस दो, जितने कार्बन है दो, इसका दोगुना कितना हो गया, 2 दूनी 4 और प्लस 2 तो 6 हो गया। यहाँ पर आ गया 6। तीन कार्बन हो तो कितना होगा, तीन कार्बन है 3, तो हाइड्रोजन क्या है, इसके दोगुने का दो ज्यादा, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, ये दूनी 8। 2n+2 का मतलब ये होता है, यानी जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2। तो अब देखिए, कार्बन अगर 4 हो, C4H कितना होगा, इसका दोगुना 4 दूनी 8, 2 10। इसी प्रकार ये आगे चलता जाएगा, बस आप 4 ही देख लो, मतलब फॉर्मूला आपको याद है तो आप जितने भी बनाने हैं उसका बनाते रहो। अगर कार्बन 10 है तो 10 दूनी 20, 2 22 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अब इसके नाम आप देखिए, CH4 को मीथेन कहते हैं, C2H6 को एथेन कहते हैं, C3H8 को हम प्रोपेन कहते हैं, C4H10 को हम ब्यूटेन कहते हैं। ये नाम कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था ना, मैंने छोटा सा यहाँ पर भी लगा दिया। देखो, एक कार्बन हो तो मिथ से शुरू होगा, तो मिथ। अब इसके पीछे एन कहाँ से आया, तो एल्केन में क्या है, एन है ना, एन, तो मीथेन। दो कार्बन है तो एथ आएगा, तो एल्केन का है तो पीछे आएगा एन, एथेन। तीन कार्बन है तो प्रोप से शुरू होगा, प्रोप, पीछे एल्केन का है तो एन, प्रोपेन। चार कार्बन है तो ब्यूट से शुरू होगा और पीछे क्या आएगा, एन, ब्यूटेन। वैसे देखिए, एल्कीन वाला अगर होगा, एल्कीन समूह का होगा, तो यहाँ पर जैसे आप देखिए, एल्कीन में मान लो एक कार्बन है, पहले इसका फॉर्मूला क्या है, जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके दुगुना होगा, ये होगा ना। जैसे आप देखिए कि अगर दो कार्बन है तो दो कार्बन है, हाइड्रोजन क्या उसका दुगुना, तो 2 दूनी 4, तीन कार्बन है तो 3 दूनी 6। आगे भी आप लिखते चले जाइए, 4 है तो 8, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, बस आपको बता देता हूँ। 5 है तो 10 हो जाएंगे हाइड्रोजन, वैसे बढ़ता चलेगा, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसका दुगुना। अब आप देखिए, दो कार्बन है, मान लो दो कार्बन यहाँ पर हमने देखा ना, 2 दूनी 4, तो दो कार्बन हो तो एथ से शुरू होगा, लेकिन इसके पीछे क्या आएगा, इन, क्योंकि ये एल्कीन का फैमिली मेंबर है, इन, एथीन। तीन कार्बन है तो प्रोप से शुरू होगा और पीछे क्या आएगा, इन, प्रोपीन। यहाँ पर प्रोपेन है, यहाँ पर प्रोपीन है, ये एल्कीन का है और ये एल्केन का है। आगे वाला को याद हो तो पीछे वाला तो एल्कीन का होगा तो इन लग जाएगा, एन का होगा तो एन लगेगा। और अब बताइए, आयन का होगा तो पीछे क्या लगेगा, आयन। आगे क्या लगेगा आपको, मैंने आपको बता ही दिया, दो कार्बन है तो एथ का एथाइन। अब यहाँ पर आप लिखते चले जाइए इसी प्रकार। तो केमिकल फॉर्मूला बस आपको याद हो, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके दोगुने का दो कम होगा। ये क्या बताया गया यहाँ पर, ये दोगुने का। यहाँ पर देखिए, जितने कार्बन है एल्कीन में हाइड्रोजन उसका दोगुना होगा, एल्केन में हाइड्रोजन उसके दोगुने से दो ज्यादा होगा, एल्काइन में हाइड्रोजन दोगुने से दो कम होगा। और ये जो है वो सेम रहेगा, दोगुना होगा, दोगुना, दोगुने से दो ज्यादा, दोगुने से दो कम। जैसे देखिए, दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितना होगा, इसका दोगुना होगा 4, और 4 से दो कम तो 2 ही हो गया। अगर तीन कार्बन होंगे, मान लीजिए कार्बन 3 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 3 दूनी 6 माइनस 2, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। आप समझ गए, यहाँ पर देखिए दोगुना हो गया, 3 दूनी 6 माइनस 2 4। इसी प्रकार आप आगे बढ़ाते चले जाइए। नाम मैंने आपको बताया दिया, नाम क्या होगा, अगर तीन कार्बन होंगे, तीन कार्बन तो प्रोपेन और प्रोप, और पीछे क्या, इन, तो प्रोपाइन। समझ गए आप, इस प्रकार ये आपको हेल्प करेगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था पीछे, और इस प्रकार आप इसको पूरा बना सकते हैं। ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन
कैसे आप करेंगे पूरा आसान है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। तो आगे चलते हैं। तो देखिए हम एल्केन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो यह सबसे कम क्रियाशील होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला ना एल्केन, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सबसे कम क्रियाशील होता है, उसे पैराफिन भी कहा जाता है, और इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, ये कम क्रियाशील होता है। तो कार्बन की संख्या एवं सूत्र ये मैंने आपको पीछे समझा दिया कैसे निकलेगा। 5 तक मैंने आपको बता दिया था, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, उसके आगे पेंट, उसके आगे भी अगर आप जाएं तो हेक्स, फिर आएगा हेप, फिर आएगा ओक्टा होता है जिसको हम कहते हैं ओक्टा, हेप्टा, हेक्स। लेकिन इतना ही जरूरत नहीं आपको याद करने का, मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको बस 4 और 5 तक याद हो बहुत है। मीथेन, ये मेथ आएगा, फिर इथ आएगा, फिर प्रोप आएगा, ब्यूट आएगा, पेंट, बस उसके आगे आगे आप करते चले जाएंगे। है तो बहुत, लेकिन कम मेहनत में ही ज्यादा नंबर आपको चाहिए, तो इतना याद कर लेना आप। तो ये कार्बन की संख्या से हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने देखा कि 2 क्या था, कार्बन CN, और हाइड्रोजन कितना होगा 2n+2। एल्केन में यही था ना, जितना कार्बन है हाइड्रोजन क्या होगा उसके दुगने से ज्यादा। 2 है तो 2 दूनी 4, 4 से 2 ऐड करते चले जाओ, बीच में मैंने आपको निकाल कर दिखाई दिया था, तो प्रकार उसको सोल्व कर सकते हो। अब आगे देखते हैं कि जो एल्केन है, एल्केन में हमने पढ़ा कि मीथेन आता है, एथेन आता है, प्रोपेन आता है। तो जो इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके एल्केन समूह के जो है पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मीथेन पूछा जाता है, ये हम कर लेते हैं। ये हवा से हल्की गैस होती है मीथेन, फॉर्मूला होता है CH4 होता है। C1 होगा यहाँ पर, लेकिन 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, किसी के साथ 1 है तो ना भी लिखो, जरूरत नहीं है उसकी, तो CH4 हो गया। और आणविक सूत्र द्रव्यमान आपको पता है, कार्बन 6 नंबर पर आता है, तो उसका वेट होगा, मास कितना होगा 12, और हाइड्रोजन का 4 है तो 4 होता है। तो मैंने आपको पहले निकालना सिखाया हुआ है, तो 16 इसका आणविक सूत्र द्रव्यमान हो गया। ये अगर हम संरचना बनाए तो इस प्रकार इसकी संरचना बनेगी, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, ये कंपाउंड बनाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये सब पहले मैंने आपको समझा रखे हैं। पूरी सीरीज चल रही है ना, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो केमिस्ट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेड कंटेंट में भी ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे, सब मैंने पढ़ाया हुआ है। जैसे ये एक माइनस है, ये माइनस का जो आपको साइन दिख रहा है माइनस नहीं होता, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये बॉन्ड है जिसी को सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं 4, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कह देते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड इसमें है नहीं तो 0 है। तो दलदली जगहों में पाए जाने के कारण इसे मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। और धान के खेत में मार्श गैस निकलती है क्योंकि दलदली जगह होती है। और जो मीथेन होता है ना, वो फायर डैम के नाम से भी जाना जाता है। फायर डैम के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि कोयले की खान में मीथेन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग विस्फोट कराने में किया जाता है, इसलिए इसे फायर डैम कहा जाता है। और कई बार कोयले की खान में कोयला निकालते समय, उसका खनन करते समय आग भी लग जाती है। ये गैस बहुत ही मतलब अग्नि को पकड़ने वाली होती है, आग पकड़ने वाली होती है मीथेन। और इसका जो उपयोग होता है मिथाइल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल जहरीली शराब होती है, और क्लोरोफॉर्म ये आदमी को थोड़ा बेहोश करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो इसका उपयोग मिथाइल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म बनाने में भी किया जाता है। तो एल्काइल समूह, तो एल्काइल समूह क्या है, हमने तो एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के बारे में पढ़ा था। ये एल्काइल कहाँ से आ गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आ गया। जब एल्केन में से ना एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो इस समूह का निर्माण होता है, जिसे हम एल्काइल समूह कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे देखिए एल्केन हमने पढ़ा, एल्केन लिख देता हूँ, एल्केन, इसका फॉर्मूला क्या था CnH2n+2। और एल्काइल में क्या है, एल्काइल में क्या है, एक हाइड्रोजन निकाल देना है। ये जो 2 हाइड्रोजन है इसमें एक निकाल दो तो बचेगा CnH2n+2 है, तो एक हाइड्रोजन निकाल दो बचा एक, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। एल्काइल समूह में क्या पूछा जाता है, और इसका फॉर्मूला यही है, तो आप निकालेंगे, ये निकल के आ जाएगा। वहां पर आगे मेथ आएगा, एथ आएगा, प्रोप आएगा, पीछे आइल आ जाएगा। ये एल्काइल समूह का है, तो आइल आपके पीछे आइल लिखा होगा क्योंकि एल्काइल समूह का है। एल्केन का होता तो एन आ जाता। तो इसमें से केवल एक ही मिथाइल आइसोसाइनाइड पूछा जाता है आपसे, मिथाइल आइसोसाइनाइड पूछा जाता है क्योंकि एग्जाम में आता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक विषैली गैस है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कीटाणुनाशक दवा बनाने वाली फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड, इसमें से इस गैस का रिसाव हो गया था। इस कारण काफी त्रासदी देखने को मिली थी, बहुत बड़ी दुर्घटना थी ये। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत लोगों की इसमें मौत हो गई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण। ये इसी ग्रुप का है, एल्काइल समूह का, याद रखिए। आगे चलते हैं तो एल्केल के बाद पढ़ते हैं एल्कीन। तो एल्कीन इसमें डबल बॉन्ड होता है और ये एल्केन से अधिक क्रियाशील होती है, आ जाता है। तो सूत्र क्या होता है, तो CnH2n, जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके 2 गुना होगा। तो एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, समझ लिया पूछे इसको एथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन कैसे क्यों कहते हैं, और इसका फॉर्मूला भी हमने पीछे सीख लिया था कैसे निकाला जाता है। तो जैसे 2n होंगे, अगर 2n होंगे, 2 कार्बन होंगे, 2 नंबर होंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। अगर कार्बन 2 है तो इसका हाइड्रोजन कितना होगा, तो उसका दुगुना 4। 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन होंगे 6 इसमें एल्कीन में। तो अगर 2 कार्बन है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होगा C2H4, जिसे हम एथेन या एथिलीन भी कहते हैं। एथेन को ही एथिलीन कहा जाता है, याद रखिएगा, एथेन को ही। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है यहाँ पर दिखा दिया। सिग्मा बॉन्ड 5 है और पाई बॉन्ड 1 है। सिग्मा बॉन्ड 5 कैसे हो गए, एक ये रहा, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 बार निशान है ना ऐसे, तो इसका एक सिग्मा बॉन्ड होगा ऊपर वाला। तो पाई बॉन्ड कब होता है, जब 1 से ज्यादा हो, 2 या 3, तो उसे पाई बॉन्ड कहा जाएगा। पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 निशान थे, एक पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो समझाया हुआ पहले। तो देखिए एथिलीन का उपयोग क्या होता है, जैसे एथेन को ही एथिलीन कहा जाता है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसी के बारे में पढ़ लेते हैं एथिलीन के बारे में कि एथिलीन का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग पॉलीथीन बनाने में आता है और इसे मस्टर्ड गैस बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और निश्चेतक यानी कि एनेस्थेटिक, बेहोश करने में भी इसका उपयोग होता है। यह पेड़ पौधों का हार्मोन है जो फल को प्राकृतिक रूप से पका देता है। तो याद रखिएगा, जो एल्कीन है ना, नेचुरली ये फलों को पकाता है। एक हम आगे पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियली भी फलों को पकाया जा सकता है, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, कि जो एथिलीन होता है ना, ये फलों को प्राकृतिक रूप से पका देता है, नेचुरली पका देता है। गैस जो होती है एक विषैली गैस है, इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। पढ़ा ना कि एथिलीन का उपयोग मस्टर्ड गैस बनाने में भी होता है। तो जो मस्टर्ड गैस है ये विषैली गैस है, इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में के समय किया गया था रासायनिक हथियार के रूप में। ये जो झाग होती है ना, ये सरसों के तेल की तरह होती है, शरीर में फफोला उत्पन्न कर देती है। मस्टर्ड गैस सल्फर का भी यौगिक है, याद रखिएगा, ये सल्फर का भी यौगिक है, ये विषैली गैस है। प्रथम विश्व युद्ध में यूज किया गया था रासायनिक हथियारों के रूप में। मस्टर्ड गैस इसलिए कहते हैं
क्योंकि इसकी जो झाग होती है वो सरसों के तेल के समान होती है और ये शरीर में फफोले उत्पन्न कर देती है, फोड़े की तरह, जैसे शरीर जल गया हो ना उस प्रकार फफोले उत्पन्न कर देती है। अब आगे हम देखते हैं, तो एल्केन एल्कीन हमने पढ़ लिया, आगे हम एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्काइन क्या होता है? ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, इनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन हमने पढ़ा नहीं के बारे में। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कि कैसे बनाया जाता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो हमने पीछे देख लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एसिटिलीन, इथाइन भी कहते हैं। जो दूसरे नंबर वाला है ना, अगर निकालेंगे जैसे C2H2, एथिलीन भी कहते हैं और एसिटिलीन भी कहते हैं। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं, पाई बॉन्ड 2 होते हैं। और जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करती है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ये जो गैस है तब उत्पन्न होती है जब कैल्शियम कार्बाइड से जल से अभिक्रिया करती है। जो ये कैल्शियम कार्बाइड है ना, जब जल से अभिक्रिया करेगा तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। एग्जाम में पूछा गया है, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसिटिलीन के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन, इसका केमिकल फॉर्मूला C2H2 है और इसका उपयोग न्यूप्रीन नामक कृत्रिम रबड़ बनाने में होता है। इसका उपयोग भी बेहोशी के लिए किया जाता है, निषेधक के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में, और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो एसिटिलीन है ना, ये फलों को आर्टिफिशियली पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। पीछे हमने पढ़ा था एथिलीन। जो एथिलीन है, मैं लिख भी देता हूँ दोबारा, आप कंफ्यूज मत होना। एक है एथिलीन, जो एथिलीन है ये फलों को नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से पकाने के काम आती है। लेकिन जो एसिटिलीन है ना, एसिटिलीन, ये फलों को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली पकाने के काम आती है। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन कृत्रिम रूप से, एथिलीन नेचुरली। और कपूर बनाने में भी एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। और एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण के उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। गैस वेल्डिंग वो एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण के द्वारा ही की जाती है। इसमें एसिटिलीन का अनुपात जो होता है ऑक्सीजन के साथ 1:3 होता है। यानी कि अगर एसिटिलीन 1 होगा, ऑक्सीजन 3 होगा, 1:3 के मिश्रण में इसका उपयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए, तो गैस वेल्डिंग होती है। ये इसका उपयोग हो गया एसिटिलीन का। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जीव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? जीवन शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो बर्जीलियस ने दिया था। ऑप्शन ए का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो बर्जीलियस के शिष्य वोलर ने क्या बनाया था? यूरिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र कौन सा है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? एल्केन हो गया। और एल्केन का फॉर्मूला क्या है? तो एल्केन का फॉर्मूला आपको पता है ना, CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है। जितना हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोजन दुगने से 2 ज्यादा, ये एल्केन का फॉर्मूला है। ये वाला सही होगा। बी। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तो एल्केन का है, एल्केन का है। इनको छोड़ दो, अब हमें एल्काइन बनाना है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2। यहाँ पर 2 माइनस होगा, का सही जवाब कौन सा होगा? ये वाला। तो ऑप्शन बी का सही जवाब है। आगे चलते हैं। तो एल्कीन का, अब एल्कीन का भी पूछ लिया। तो एल्कीन जितना कार्बन है हाइड्रोजन से दुगना है, कार्बन है हाइड्रोजन दुगना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें आइसोमर्स यानी कि समावयवी कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी का सही जवाब है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है? तो मार्श गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मीथेन को, मीथेन को ही मार्श गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल की अभिक्रिया हो तो कौन सी गैस निकलेगी? एसिटिलीन। ऑप्शन डी का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने में मदद करता है? यहाँ पर पादप हार्मोन पूछ लिया गया। वो हार्मोन है जो फलों को पकने में मदद करता है, वो कौन सा है? वो है एथिलीन। एथिलीन है ना, नेचुरली फलों को पकने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो एसिटिलीन है जो हमने पीछे देखा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है। तो भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के मुक्त होने के कारण हुई थी? ये थी इथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो ऑप्शन डी का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय निम्न में से कौन से एक रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? कौन सी गैस का उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। ये शरीर पे फफोले उत्पन्न कर देती है, आदमी मर जाता है, मतलब मौत हो जाती है उसकी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनकी कार्बन बंधन लंबाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आप देखिए क्या पूछा है। देखिए हमने पढ़ा था, ये भी क्या गया? एथीन, एथाइन और इथेन। तो पहले एन आएगा, फिर इन आएगा, फिर आइन आएगा, ये तो आपको पता ही है। पहले आता है जैसे एन, कौन सा होगा? इथेन। फिर आएगा एन के बाद आता है इन, यानी कि एथीन, एन इन एथीन। उसके बाद आता है एल्काइन यानी कि एथाइन। ये 3 आ गए, 1 2 3, ये 3 हो गए। तो देखिए जो एल्केन वाला समूह का होता है ना, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और जो एल्कीन वाले समूह के उसमें डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन वाले समूह में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पता है, पढ़ा हुआ हमने। यहाँ पर कहा गया कि उसकी बंध की लंबाई के अकॉर्डिंग, आरोही, आरोही मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एक कार्बन बंध की लंबाई। यहाँ पर बॉन्ड की लेंथ पूछी गई है। देखिए जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है, डबल उससे छोटा होता है, ट्रिपल उससे छोटा होता है। तो कैसे? तो देखिए वैसे इसको इमेजिन कीजिए कि अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो समझिए, अगर इसे डबल बॉन्ड है, 2 भागों में तोड़ दिया गया तो छोटा हो जाएगा। ट्रिपल है तो इसको 3 में तोड़ दिया और छोटा हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको याद आएगा सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, डबल उससे छोटा, ट्रिपल उससे छोटा। तो आरोही क्रम में रखना है, मतलब पहले सबसे छोटा आएगा, उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। सबसे छोटा एथाइन, सबसे पहले आएगा एथाइन, ये रहा एथाइन, इसी में है एथाइन। उसके बाद आएगा एथीन, उससे बड़ा एथीन, सबसे बड़ा इथेन। तो इथेन ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी कवर कर दूं और आपको कांसेप्ट भी यहाँ पर समझ आ गया। तो
ऑप्शन बी